डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को डोलियोलम की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। डोलियोलम, जैसा कि हम जानते हैं, यह सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का प्राणी है। इसका क्लासिफिकेशन सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास थैलिएसिया और ऑर्डर डोलियोलिडा है। डोलियोलम Doliolum is a cosmopolitan, marine, free-swimming and pelagic thaliacean inhabiting all seas। डोलियोलम एक कॉस्मोपॉलिटन मतलब सब जगह मिलने वाला, सागरीय, मुक्त प्लावी यानी कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, पिलेजिक यानी कि सतह पर तैरने वाला तथा सब समुद्रों में रहने वाला थैलिएशियन है। रिप्रोडक्शन इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड लाइफ साइकिल इंक्लूड्स टू डिस्टिंक्ट फेजेस, ए सॉलिटरी asexual gonozoid alternating with a colonial asexual gregaria और oozoid। इसका जनन अत्यंत विशिष्ट होता है। इसके जीवन चक्र में दो स्पष्ट फेजेस या प्रावस्थाएं होती हैं। एक एकल लैंगिक गोनोजॉइड जो एक कॉलोनियल यानी कि निवही समूह में रहने वाले अलैंगिक ग्रिगेरियस oozoid से एकांतरित होती है। सबसे पहले गोनोजॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं। The sexual individual or gonozoid is cask or barrel shaped 1 to 1.5 centimeter long, having wide branchial या mouth and atrial या anus apertures at opposite ends, each surrounded by 10 to 12 lobes lodging sense organs। लैंगिक प्राणी या गोनोजॉइड यह एक पीपे या ड्रम के आकार का 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके सिरों में एक ब्रैंकियल साइफन ब्रैंकियल अपर्चर या जिसको माउथ बोलते हैं तथा एक एट्रियल अपर्चर जिसको कि एनस बोलते हैं। इसके दो विपरीत सिरों पर ये स्थित होते हैं और ये दोनों अपर्चर्स 10 से 12 लोब्स द्वारा सराउंडेड रहते हैं। इन लोब्स में संवेदी अंग होते हैं। Test is extremely thin and transparent through which internal structures are clearly visible। इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत अधिक पतला और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके कारण इसके आंतरिक संरचनाएं बाहर से स्पष्ट दिखाई देती हैं। The mantle contains 7 to 8 muscle bands completely encircling the body, the terminal ones serving as sphincters। मेंटल में शरीर को पूरी तरह से घेरे हुए 7 से 8 तक मसल बैंड्स होती हैं। इनमें से टर्मिनल या अंतस्थ पट्टियाँ जो हैं वो स्फिंक्टर्स का काम करती हैं या
अवरोधिनों का काम करती हैं। द एनिमल मूव्स बाय जेट प्रोपल्शन ड्राइविंग आउट वाटर थ्रू एट्रियल अपर्चर बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जंतु मांसपेशियों के संकोचन से एट्रियल अपर्चर से पानी बाहर निकालकर जेट प्रोपल्शन विधि द्वारा गति करता है। द स्पेशियस फेरिंक्स इज परफोरेटेड posteriorly by dorsal and ventral rows of gill slits. इसकी विस्तृत ग्रसनी में पीछे की ओर गिल स्लिट्स की डॉर्सल और वेंट्रल पंक्तियाँ होती हैं। डॉर्सल लेमिना इज एब्सेंट बट एंडोस्टाइल पेरीफेरिंजियल बैंड्स एंड डॉर्सल ट्यूब्रिकल अकर। इसमें डॉर्सल लेमिना अनुपस्थित होता है, लेकिन एंडोस्टाइल पेरीफेरिंजियल बैंड्स और डॉर्सल ट्यूब्रिकल उपस्थित होते हैं। ए डॉर्सल नर्व गैंग्लियन एंड सब न्यूरल ग्लैंड लाइज बिहाइंड दी थर्ड एंटीरियर मसल बैंड। एक डॉर्सल नर्व गैंग्लियन और सब न्यूरल ग्लैंड इसके तीसरे अग्र मसल बैंड के पीछे उपस्थित होते हैं। हार्ट लाइज मिड वेंट्रली पोस्टीरियर टू एंडोस्टाइल। हार्ट मिड वेंट्रली एंडोस्टाइल के पीछे उपस्थित होता है। सेक्सेस आर यूनाइटेड। लिंग संयुक्त होते हैं। टेस्टिस लाइज नियर दी एंडोस्टाइल एंड ओवरी बिहाइंड इट। टेस्टिस या वृषण एंडोस्टाइल के समीप स्थित होते हैं और इसके पीछे ओवरी या अंडाशय उपस्थित होता है। ओवरी मैच्योर्स फर्स्ट। ओवरी पहले मैच्योर होती है या विकसित होती है, परिपक्व होती है। तो ऐसी अवस्था जब ओवरी टेस्टिस से पहले मैच्योर हो जाए तो ऐसी अवस्था को प्रोटोगाइनियस कंडीशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन बाहर समुद्र में होता है, बाहर शरीर के बाहर होता है। zygote develops into a tailed larva which acquires 8 muscle bands and metamorphoses into asexual gregaria phase called the nurse or oozoid. zygote एक टेल्ड लार्वा में विकसित होता है जिसमें 8 मसल बैंड्स बन जाती हैं और यह एसेक्सुअल ग्रेगेरिया फेज में मेटामॉर्फोस या रूपांतरित हो जाता है। इस एसेक्सुअल फेज को नर्स या oozoid कहते हैं। तो ये जो पहली इसकी जो प्रावस्था है जिसको हमने गोनोजोइड बोला है, यह गोनोजोइड इसकी लैंगिक प्रावस्था है जिसमें लैंगिक अंग यानी कि टेस्टिस और ओवरी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको गोनोजोइड बोलते हैं। इन दोनों से स्पर्म और ओवा बनते हैं जो कि शरीर के बाहर समुद्र में आ जाते हैं। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद इससे एक टेल्ड लार्वा बनता है। ये टेल्ड लार्वा बाद में रूपांतरित होकर एसेक्सुअल ग्रेगेरिया फेज बनाता है। यानी कि पहली फेज़ जो हुई वो सेक्सुअल फेज़ है
जिसको हमने कहा गोनोज़ोइड। और अब हम इसकी दूसरी फेज़ को पढ़ रहे हैं जो कि कहलाती है oozoid या नर्स फेज़। oozoid, it resembles the gonozoid in form and anatomy। यह आकृति या आकार में बैरल शेप होती है, यानी कि गोनोज़ोइड के समान ही होती है। इसकी एनाटॉमी भी गोनोज़ोइड के समान होती है, यानी कि शारीरिकी भी गोनोज़ोइड के समान होती है। अर्थात इसमें भी वही संरचनाएं होती हैं जो कि गोनोज़ोइड में थी, बट लेक्स गोनेड्स, लेकिन इनमें गोनेड्स या जननों का अभाव होता है। बाकी सब वही संरचनाएं होंगी, फेरिंग्स होगा और डोर्सल ट्यूब्रिकल है, बाकी इसमें एट्रियम, ब्रैंकियल, ये सारी सारी संरचनाएं वही की वही हैं। एट्रियल साइफन, ब्रैंकियल साइफन, जो कि हमने उसमें देखे थे गोनोज़ोइड अवस्था में, सारी अवस्थाएं वही हैं, लेकिन इनमें जननों का अभाव होता है। Branchial and atrial apertures have 10 and 12 lobes respectively and muscle bands are 9। ब्रैंकियल एट्रियल अपर्चर्स में 10 से ब्रैंकियल अपर्चर में 10 और एट्रियल अपर्चर में 12 लोब्स होते हैं तथा 9 मसल बैंड्स होते हैं। गिल स्लिट्स आर फ्यू बट लार्ज। इनके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और वो बड़े होते हैं। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर आर टू प्रोसेसेस, ए लार्ज पोस्टीरोडोर्सल कैडोफोर and a small ventral stolon arising behind the fifth muscle band। इसमें सबसे विशिष्ट लक्षण जो है वो दो प्रोसेसेस या दो प्रवर्धों की उपस्थिति है, यानी कि इनमें दो प्रवर्ध पाए जाते हैं। एक बड़ा पृष्ठ कैडोफोर और दूसरा फिफ्थ मसल बैंड के पीछे से निकलने वाला एक छोटा प्रोसेस स्टोलन, एक छोटा वेंट्रल प्रोसेस, वेंट्रल साइड में है तो वेंट्रल स्टोलन। तो दो प्रोसेस इसमें से निकले, दो प्रोसेस की उपस्थिति इसका विशिष्ट गुण है कैडोफोर तथा स्टोलन। The stolon gives rise to a large number of probuds which crawl over body to reach the cadophore, on which they arrange into 3 rows। स्टोलन से बड़ी संख्या में प्रोबड्स उत्पन्न होते हैं। ये शरीर पर क्रॉल होकर या रेंग कर कैडोफोर पर पहुंच जाते हैं और 3 रोज़ में, यानी कि 3 पंक्तियों में अरेंज हो जाते हैं। The buds of the 2 lateral rows are converted into trophozoids or gastrozoids। दो पार्श्वीय रोज की पंक्तियों की बर्ड्स ट्रोफोजॉइड्स या गैस्ट्रोजॉइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं। दे आर स्टेराइल, रिमेन अटैच्ड विद द पेरेंट कॉलोनी एंड सर्व फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ये स्टेराइल होती हैं, बंधे होती हैं और पेरेंट कॉलोनी से अटैच्ड रहकर, जुड़ी रहकर
उसके पोषण और श्वसन के लिए कार्य करती हैं। Some birds of the median row develop into phorozoids. मध्य पंक्ति की कुछ बर्ड्स या कुछ बर्ड्स फोरोजॉइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं। These are also sterile. ये भी स्टेराइल होती हैं, परंतु ये पेरेंट कॉलोनी से डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। They serve as nurses for other median birds which become attached to their stalks and develop into sexual gonozoids. ये दूसरी मीडियन बर्ड्स के लिए नर्स का काम करती हैं, यानी कि परिचारिकाओं का कार्य करती हैं, जो उनके व्रंतों से संलग्न होकर लैंगिक गोनोजॉइड्स में परिवर्धित हो जाती हैं। After attaining sexual maturity, the gonozoids break off to become independent solitary phase. लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद गोनोजॉइड्स टूटकर स्वतंत्र एकल प्रावस्था बन जाते हैं। Thus, life history of Doliolum exhibits polymorphism and alternation of generation. इस प्रकार डोलियोलम का जीवन वृत्त बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण का प्रदर्शन करता है। तो डोलियोलम में जो हमने अभी ये ऊजॉइड फेज देखी, इस अवस्था में कई बर्ड्स बनती हैं। ये बर्ड्स, इनमें से कुछ बर्ड्स जो हैं वो पोषण देने का काम करती हैं और कुछ बर्ड्स जो हैं वो इनसे अलग होकर गोनोजॉइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि लैंगिक प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार ऊजॉइड से गोनोजॉइड्स बने, गोनोजॉइड से वापस ऊजॉइड्स बने, यानी कि एक के बाद एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ, पीढ़ी एकांतरण हुआ। और इसकी लाइफ हिस्ट्री में दो तरह की हमने प्रावस्थाएं देखी। एक प्रावस्था गोनोजॉइड और दूसरी प्रावस्था ऊजॉइड। तो इस तरह का जो ये फीचर है, इस फीचर को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुरूपता। तो और ऐसे एनिमल्स जो कि बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं उनको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स या पॉलीमॉर्फिक एनिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इन डायग्राम में हम देख रहे हैं इस डोलियोलम की लाइफ हिस्ट्री। सबसे पहले ये डोलियोलम, ये इसकी गोनोजॉइड प्रावस्था है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए आगे की तरफ ये एट्रियल लोब्स ब्रैंकियल लोब्स दिखाई दे रहे हैं और उनसे घिरा हुआ ब्रैंकियल अपर्चर। इसी तरह से पीछे एट्रियल लोब्स दिखाई दे रही हैं और उनसे घिरा हुआ एट्रियल अपर्चर। शरीर जो है वो ट्यूनिक या टेस्ट से ढका हुआ है और अंदर उसके मेंटल है। मसल बैंड्स दिखाई दे रहे हैं
फेरिंग्स दिखाई दे रही है। फेरिंग्स में ये पेरीब्रैंकियल जोन दिखाई दे रहा है। और फेरिंग्स में हम ऊपर डोर्सल साइड में डोर्सल लैमिना दिख रही है। स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। नीचे की तरफ एंडोस्टाइल है। हार्ट दिखाई दे रहा है। और फिर ये फेरिंग्स के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे रिमेनिंग पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है वो बाद में एनस के द्वारा एट्रियल कैविटी में खुलता है। एट्रियल कैविटी फिर एट्रियल अपर्चर द्वारा बाहर शरीर खुलती है। नीचे की जब हम देखते हैं तो वहाँ पर अपने को ये हार्ट हार्ट के नीचे वेंट्रल साइड में हार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा टेस्टिस और ओवरी दिखाई दे रहे हैं। ओवरी क्योंकि ये ओवरी और ये एक ही उस एनिमल में है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक लिंगी प्राणी है। और क्योंकि अंडाशय जो है वो पहले परिपक्व होते हैं, इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। टेस्टिस और ओवरी एक एनिमल में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि अंडाशय पहले परिपक्व होते हैं। ऐसी कंडीशन प्रोटोगाइनस कंडीशन कहलाती है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन समुद्र में होता है, शरीर के बाहर होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद जो प्रावस्था बनती है उसको oozoid कहते हैं, जो कि एक अलैंगिक प्रावस्था है, लेकिन ग्रिगेरियस प्रावस्था है। ग्रिगेरियस इसलिए क्योंकि इसमें कई सारी जॉइड्स एक साथ रह रहे हैं, कई सारी यहाँ पर बर्ड्स बन रही हैं और ये एक साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस। तो ये गोनोजॉइड्स के बाद जो नेक्स्ट प्रावस्था बनी वो क्या? इससे इनके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एडवांस्ड इसका लार्वा बना, टेल्ड लार्वा। इसमें पूंछ दिखाई दे रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं नोटोकॉर्ड है। बाकी वही के वही स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं। ब्रैंकियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर, टेस्ट, एट्रियम, नर्व गैंग्लियन, हार्ट। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अलग से दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं? वो है वेंट्रल साइड में स्टोलन तथा डॉर्सल साइड में कैडोफोर। स्टोलन से कई सारी बर्ड्स बनेंगी जो कि कहाँ पर पहुँच जाएंगी? कैडोफोर में, और वहाँ जाकर 3 रोज़ में अरेंज हो जाएंगी या व्यवस्थित हो जाएंगी। एडवांस टेल लार्वा के बाद ये देखिए ये बने oozoid या नर्स स्टेज। ये कैडोफोर में हमें दिखाई दे रही हैं बर्ड्स। ये 3 पंक्तियों में अरेंज्ड हैं, जो कि स्टोलन से निकलकर कहाँ पर पहुँची हैं? कैडोफोर में। ये देखिए ये यहाँ पर इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है स्टोलन और उससे बनती हुई बर्ड्स। फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, माइग्रेशन हो रहा है इनका, तो माइग्रेटिंग बर्ड्स। और कहाँ पर पहुँची ये? कैडोफोर में। वहाँ जाकर इस तरह से 3 रोज़ में अरेंज्ड हो गई। एक मीडियन रो बर्ड्स की, जिनको क्या बोलते हैं? फोरोजोइड्स। और लेटरल बर्ड्स, जिनको क्या बोलते हैं? कोनोजोइड्स। और किस तरह से ये बनते हैं वो हम देख रहे हैं। यहाँ वेंट्रल स्टोलन से ऊपर की तरफ एक के बाद एक इस तरह से
प्रोबर्ड्स बनती चली जाती हैं। तो गैस्ट्रोजोइड्स या ट्रोफोजोइड्स जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर देखिए अपन, अब इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि ये पूरे तरह से इनमें पूरा स्ट्रक्चर इनका दिखाई दे रहा है। नर्व गैंग्लियन दिख रहे हैं, स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स, फेरिंग्स, एंडोस्टाइल, ये तो ये ट्रोफोजोइड या गैस्ट्रोजोइड। और फिर यहाँ पर ये साइड में हमको हम कैडोफोर का टीएस देख रहे हैं, जिसमें इस मीडियन साइफन दिख रहा है और ऊपर की तरफ फोरोजोइड्स और गोनोजोइड्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी दो प्रावस्थाओं का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। तो डोलियलम का जीवन चक्र जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को प्रदर्शित करता है। थैंक यू।